Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer on economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabwana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in today's lecture of the nature of average revenue and marginal revenue curve under the different market situations. So in the last lecture, we discussed about the nature of AR and MR curve in case of perfect competition market, and we also discussed about some features of the monopoly market. So हमने बात की थी कि मोनोपोली के अंदर देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर, तो क्या होगा, वो प्राइस मेकर होगा, वो कितने मर्जी पैसे ले सकता है। बट हमने ये कहा था कि वो प्राइस अपनी मर्जी का ले सकता है, पर ये नहीं होगा कि वो जितना भी प्राइस लेगा हम उसके ऊपर उसकी सेम कमोडिटी परचेज करेंगे। अगर वो प्राइस इंक्रीज कर देता है तो हम क्या करेंगे, डिमांड पहले से कम करेंगे। ओके, अब क्या होता है कि मैं अभी आपको वहां पर ए और एम आर कर्व जो है वो नहीं बनाने वाला, क्योंकि मैं एक मार्केट अभी पहले और कराना चाहता हूं। वो मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि ये जो मार्केट है इसमें भी क्या होता है कि अगर वो प्राइस हाई करेगा तो हम डिमांड लो करेंगे, जैसे हमने मोनोपोली में किया था। कंफ्यूजन कहां पे होती है, अब उसमें भी प्राइस हाई होगा तो डिमांड लो होगी, उल्टा प्राइस वो कम कर देगा तो हम डिमांड ज्यादा कर देंगे। इसमें भी सेम केस होगा, पर दोनों में अब कंफ्यूजन हो जाती है कि मान लो कि मैंने आपको दो टेबल बना दिए, एक में मैंने प्राइस डिमांड के ऑप्शन दे दिए, दूसरे में भी मैंने प्राइस और डिमांड के ऑप्शन दे दिए, तो ये पता नहीं लगता कि दोनों में से कौन सा टेबल जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का है और कौन सा मोनोपोली मार्केट का है, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले दोनों मार्केट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कर लेते हैं, फिर दोनों का टेबल बनाते हैं, फिर कंपैरिजन कर लेंगे, भी पता लग जाएगा भी ये वाला टेबल जो है वो आपको मोनोपोली मार्केट में बनाना है और ये वाला टेबल जो है वो आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बनाना है। मतलब ये कर्व जो है वो आपको मोनोपोली में बनानी है और ये कर्व जो है वो आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बनानी है। तो क्योंकि दोनों के अंदर जो एआर और एमआर कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मोनोपोली में भी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे। पर कौन सी डाउनवर्ड स्लोपिंग मोनोपोली की है और कौन सी डाउनवर्ड स्लोपिंग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की है, ये कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। तो हम इस कंफ्यूजन को जो है वो दूर करेंगे, तो उससे लिए बेटर है हम क्या करें, दोनों का कंपैरिजन कर लें, तो इट्स बेटर फॉर अस। सो अब बात करते हैं इस मार्केट की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नाम से क्लियर करो। अब ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो है मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक को आप समझ लो मोनोपोली, ठीक है, और कंपटीशन। अब ये जो मार्केट है आप ये कह सकते हैं कि जो हमने ऑलरेडी दो मार्केट की, एक हमने किया वहां पर मोनोपोली और एक हमने करी परफेक्ट कंपटीशन, ये दोनों का मिक्सचर है। मतलब क्या है कि इस मार्केट के अंदर आपको जो हमने ऑलरेडी दो मार्केट की थी, उन दोनों मार्केट की जो फीचर्स हैं उनका मिक्सचर देखने को मिलेगा। मिक्सचर कैसे देखने को मिलेगा, बात करते हैं इस बात की। देखो इसमें क्या होगा, वो कहता है कि जितनी भी कंपनीज प्रोडक्ट बना रही है, जितनी भी फर्म्स प्रोडक्ट बना रही हैं, उनकी अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्या होगा, मोनोपोली होगी। मतलब कहने का क्या है कि मैं कहता हूं कि एक फर्म की अपने प्रोडक्ट के ऊपर मोनोपोली है, मतलब जो प्रोडक्ट वो कंपनी बना रही है उस प्रोडक्ट को कोई और कंपनी नहीं बना सकती। मतलब उस प्रोडक्ट को सेल करने वाली या उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाली क्या होगा, एक सिंगल फर्म होगी और कोई फर्म नहीं होने वाली। आपको वही कंपनी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, उस कंपनी के प्रोडक्ट को कोई और कंपनी नहीं बना सकती। ठीक हो गया, मोनोपोली का मीनिंग क्लियर। मोनोपोली का मतलब क्या है, मोनो एंड पॉली, भी उस प्रोडक्ट को सेल करने वाली एक ही कंपनी है। ठीक, बट साथ के साथ क्या है, वो कहता है उस कंपनी का कंपटीशन भी है। अब सोचने वाली बात ये, कंपटीशन किसके साथ होगा, कंपटीशन होगा उन कंपनीज के साथ जो वो प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते जो वो बना रही है, बट ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो उसके प्रोडक्ट की जगह पे यूज हो जाए। ध्यान से, अब यहां पे थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचिए, मैंने कहा कि मोनोपोली एंड कंपटीशन,
एक कंपनी की अपने प्रोडक्ट के ऊपर मोनोपोली है कि वो प्रोडक्ट कोई और कंपनी नहीं बना सकती, बट साथ के साथ उसका कंपटीशन भी है, और ऐसी फर्म्स के साथ कंपटीशन है जो उसका प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते बट ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो उसके प्रोडक्ट की जगह पर यूज हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लेट इट बी कि क्लोजअप पेस्ट। अब क्लोजअप पेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्लोजअप की कंपनी ही बना सकती है, कोई और कंपनी नहीं बना सकती। वो अगर आप कोई चीज लेने जाए ना तो उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है, ऐसे ना आर लगा के और ऐसे सर्कल लगाया होता है। आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड, या कई बार क्या होता है ऐसे लिखा होता है टीएम और ऐसे सर्कल लगाया होता है। टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क, या कई बार ऐसे सी लगा के और ऊपर ऐसे सर्कल लगाया होता है। सी का मतलब होता है कॉपीराइट, ये आपको आमतौर पे बुक्स पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कॉपीराइट का भी, जिस पब्लिशर की वो बुक है सिर्फ वही पब्लिशर उसको पब्लिश कर सकता है, कोई और पब्लिश नहीं कर सकता। ये नहीं है कि मान लो आपके इकोनॉमिक्स की एक बुक आई, ठीक है, तो एक बंदे ने बहुत मेहनत करके वो बुक लिखी, मार्केट में आई, दूसरे ने क्या किया, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट किया और अपने नाम से छाप दी। ऐसे नहीं कर सकते, कॉपीराइट है, मतलब उस बंदे ने जिसने वो बुक लिखी है उसकी क्या हो गई, मोनोपोली हो गई, उसके अलावा और वो कोई भी कॉपी जो उसकी नहीं कर सकता। क्लोजअप कंपनी की अपनी पेस्ट के ऊपर मोनोपोली है, क्लोजअप की पेस्ट और कोई नहीं बना सकता, मोनोपोली। बट अब साथ के साथ देखो कि क्लोजअप का कंपटीशन भी है, किसके साथ, अब क्लोजअप का जो कंपटीशन है वो पेप्सोडेंट के साथ है ना, वो कोलगेट के साथ हो सकता है, वो पतंजलि के साथ हो सकता है, वो ओरल बी के साथ हो सकता है, वो सेंसोडाइन के साथ हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारी पेस्ट बनाने वाली कंपनीज है। अब इसमें क्या है, अब आपको दोनों फीचर्स नजर आ रही हैं। मतलब क्या है कि अब क्लोजअप की अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो मोनोपोली है, ये क्लोजअप की पेस्ट कोई और नहीं बना सकता, क्लोजअप के नाम कोई और यूज नहीं कर सकता, तो क्लोजअप की क्या हो गई, मोनोपोली। पर साथ साथ क्लोजअप को पेप्सोडेंट, कोलगेट, पतंजलि, ओरल बी, सेंसोडाइन, इनके साथ जो है वो क्या करना पड़ा, कंपटीशन भी करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, पतंजलि है, ओरल बी है, सेंसोडाइन है, या डाबर लाल दंत है, तो उसमें क्या है, अब ये सारी जो पेस्ट हैं ये क्या हो सकती हैं, ये कोलगेट की जगह पे यूज हो सकती हैं। अब ये कोलगेट की जगह पे यूज हो सकती हैं तो हम क्या कहते हैं, जो कमोडिटीज एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकती हैं हम उनको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि पेप्सोडेंट, कोलगेट, पतंजलि, ओरल बी, सेंसोडाइन, डाबर, ठीक है, ये क्या है, ये सारी की सारी सब्स्टिट्यूट है इसकी क्लोजअप की, ठीक है। पर जो सब्स्टिट्यूट होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं उनको हम कहते हैं जो सब्स्टिट्यूट हैं, एक होते हैं जिसको हम कहते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, और एक होते हैं जिसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब एक कम्युनिटी दूसरे की जगह पे यूज होगी परफेक्टली, परफेक्टली मतलब कोई डिफरेंस नहीं। अब सोचो, मैं अगर क्लोजअप की पेस्ट यूज करता हूं और मैं इसको छोड़ के मान लो मैं कोलगेट पे आ गया, क्या क्लोजअप और कोलगेट में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। मैं तो कहा क्लोजअप की जगह पे कोलगेट, कोलगेट की जगह पे मैं पतंजलि, पतंजलि की जगह पे पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट की जगह पे ओरल बी यूज कर सकता हूं। पर हर कंपनी का अपना अपना जो है वो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उनके टेस्ट में डिफरेंस हो सकता है, उनकी जो क्वालिटीज हैं उनमें डिफरेंस हो सकता है, उनके जो बीच में इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं उनमें डिफरेंस हो सकता है। मतलब ये कम्युनिटीज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट तो है पर परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये इम्परफेक्ट है, जिसको हम कहते हैं नियर। मतलब जगह पे यूज हो सकता है बट नियर अबाउट, थोड़ा बहुत हम यूज कर सकते हैं। परफेक्ट क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि थम्स अप का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या, थम्स अप का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा एक और थम्स अप,
क्योंकि दोनों के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। बट जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है, इसमें क्या होगा, जो कम्युनिटीज होंगी वो क्या होंगी, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होंगी, बल्कि वो इम्परफेक्ट या नियर सब्स्टिट्यूट्स होंगी। मतलब क्या है कि अब इसके बेसिस पे हम अगर इस मार्केट की फीचर्स को बनाए तो हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, देखो कंपटीशन है। अब आप सोचो पेस्ट बनाने वाली कितनी कंपनीज है या सोप बनाने वाली कितनी कंपनीज है, बहुत सारी है। तो क्या होगा, अब इसके अंदर ये होगा कि आपको लार्ज नंबर ऑफ बायर्स देखने को मिलेंगे, पहली बात तो। फिर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है। अब पतंजलि होगी और ऑरल बी हो गया और पेप्सोडेंट हो गया और सेंसोडाइन हो गया और कोलगेट हो गया और क्लोजअप हो गया, तो बहुत सारे हैं पेस्ट बनाने वाले, है ना। वैसे सोप देखें तो बहुत सारे हैं, लक्स आता है, डेटॉल आता है, लाइफ बॉय आता है, उसके बाद डव आता है, ठीक है, तो बहुत सारे हैं, है ना, सोप बनाने वाले बहुत सारे हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं। पर जो कम्युनिटीज हैं वो होमोजीनियस नहीं है। वो क्या है, वो नियर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक दूसरे की जगह पे यूज होने वाली है। अब इसमें भी क्या होगा, अगर किसी कंपनी ने क्या कर दिया, अपना प्राइस हाई कर दिया, ठीक है, अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, लोग क्या करेंगे, उसके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो क्या करेंगे, कम कर देंगे। सोचने वाली बात है। अगर क्लोजअप ने अपनी पेस्ट का रेट जो है बढ़ा दिया, तो मैं क्या करूंगा, वहां छोड़ पड़ा, कोलगेट लेने की, क्लोजअप लेने की क्या जरूरत है, मैं कोलगेट ले लेता हूं, मैं पेप्सोडेंट ले लेता हूं, मैं पतंजलि ले लेता हूं, मैं डाबर ले लेता हूं, तो मैं बहुत सारी कंपनीज है, मैं कोई मर्जी यूज कर लूंगा। तो क्या होगा, अगर किसी कंपनी ने प्राइस हाई किया तो क्या होगा, डिमांड उसकी लो हो जाएगी। इसके अंदर भी क्या होगा, प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा। मतलब इसमें भी जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, विच शोज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट का रेट बढ़ा दे, ठीक है, कोलगेट रेट बढ़ा दे, क्लोजअप रेट बढ़ा दे या पेप्सोडेंट रेट बढ़ा दे, क्या होगा, लोग उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देंगे। सो प्राइस बढ़ा, डिमांड कम, तो लाफ डिमांड लग गया ना। लाफ डिमांड लगा, इट मींस कि जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसमें भी होगी। अब हमने मोनोपोली में भी यही बात की थी कि मोनोपोली में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। अब मोनोपोली में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसमें भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो कैसे पता लगेगा भी कौन सी मोनोपोली की है और कौन सी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों का कंपैरिजन जो है वो कर देते हैं। ओके, अब कंपैरिजन कैसे होगा, हम एग्जांपल लेते हैं। तो अगर कंपैरिजन करना है तो हमेशा की तरह कंपैरेटिव बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं लिखने वाला कि इसमें से कौन सा मोनोपोली है और कौन सा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मुझे नहीं पता। मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे प्राइस का ऑप्शन देता हूं और यहाँ पे साथ में मैं आपको डिमांड की ऑप्शन देता हूं, ठीक है। यहां पर भी प्राइस है और यहां पर भी मैंने आपको डिमांड का ऑप्शन दे दिया, क्या। सो स्टार्टिंग में दोनों का प्राइस है 10 रुपीज, ठीक। अब दोनों मार्केट है, इसमें से एक मोनोपोली है, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। दोनों में से कौन सा है अभी नहीं पता, वो बाद में देखेंगे। सो क्या है, प्राइस 10 है, इसका भी प्राइस 10 है, इसकी डिमांड भी 1 है तो इसकी डिमांड भी 1 है। इनिशियल पोजीशन हम सेम ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो इनिशियल पोजीशन हमें सेम रखनी पड़ेगी। तो हमने इनिशियल पोजीशन जो है वो दोनों केसेस में हमने सेम रख ली, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इधर डिमांड को 1 से 2 करना है। मतलब ये मार्केट चाहती है कि मैंने अपनी डिमांड को 1 से 2 कराना है। अब ये भी चाहती है कि मैंने अपनी डिमांड को 1 से 2 कराना है। अब दोनों अपनी डिमांड को 1 से 2 कराना चाहते हैं, ठीक। अब इसका मतलब क्या होगा, अब दोनों को अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, सही है ना। क्योंकि हमने कहा कि मोनोपोली में अगर मान लो हम मान भी ले कि पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो ये चाहता है कि लोग क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा करें, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम करने पड़ेंगे, है ना। अगर कोलगेट वाला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर चाहता है कि कोलगेट की पेस्ट ज्यादा यूज हो, तो उसको भी प्राइस कम करना पड़ेगा।
तो दोनों ही जो है इधर इट्स मोनोपोली और इट्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दोनों चाहते हैं कि क्या हो, हमारी डिमांड 1 से 2 हो जाए। तो एक मार्केट वाला क्या करता है, अपना प्राइस 10 से कम करके 9 कर देता है। ठीक है, लास्ट डिमांड इंप्लीमेंट हो गया, भी प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ी। इधर वाला मार्केट वाला क्या करता है, वो अपना प्राइस जो है वो 10 से कम करके 9.5 कर देता है। देखो, अब दोनों ने अपनी डिमांड को 1 से 2 कराना है। एक ने क्या किया, एक को प्राइस जो अपनी डिमांड है 1 से 2 कराने के लिए जो प्राइस है उसको 10 से 9 कराना पड़ा। इसको डिमांड अपनी 1 से 2 कराने के लिए प्राइस 10 to 9.5 कराना पड़ा। ठीक है, अब हमें सोचना पड़ेगा इनमें से मोनोपोली वाला कौन सा और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला कौन सा है। अभी तक कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं। इसके बेसिस पे हमने क्या किया, इसके बेसिस पे हमने डायग्राम बना दी। अब डायग्राम के अंदर यहां पे हमने लिया डिमांड, या वो कितने यूनिट सेल करना चाहता है वो भी आप ले सकते हैं, और यहां पे हमने ले लिया प्राइस। ओके, क्लियर। सो अब इधर भी हमने क्या ले लिया, डिमांड ले लिया। ठीक है, अगर आप डिमांड नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे यूनिट्स सोल्ड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, यूनिट्स सोल्ड लिख सकते हैं। यहाँ पे प्राइस लिखना चाहो प्राइस लिख सकते हो, एवरेज रेवेन्यू लिखना चाहो एवरेज रेवेन्यू लिख सकते हो, क्योंकि प्राइस और एआर सेम चीज है। हम क्या करते हैं, साथ में एमआर भी बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी एआर भी ले लेते हैं और साथ में एमआर भी ले लेते हैं। अब सोचो यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा, टी आर ए आर एम आर। अब वैसे यहाँ पे टी आर ए आर एम आर। ठीक, अब देखो प्राइस 10 है, डिमांड 1 है, तो टोटल रेवेन्यू कितना 10। प्राइस 9 हो गया, डिमांड कितनी हो रही है 2 यूनिट्स की, मतलब 2 यूनिट सेल कर रहा है, तो टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा 18 का। अब ए आर बोलो कि प्राइस बोलो, एक ही चीज है, 10 और 9। MR क्या है, MR इज अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू ना, सो देयर इज 10। अब पहले अब 10 था, अभी कितना हो गया 18, तो चेंज कितने का 8 का। सो दिस इज योर MR कर्व। इधर आइए, यहां पर प्राइस 10 है, 1 यूनिट सेल कर रहा है, टोटल रेवेन्यू 10। प्राइस 9.5 है, 2 यूनिट सेल कर रहा है, टोटल रेवेन्यू 19। ओके, AR और प्राइस सेम चीज है, 10 एंड 9.5। MR देखिए, पहले 10, टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंज आया 9 का, तो MR हो गया 9। ठीक हो गया। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, AR और MR बना देते हैं। तो यहाँ पे हम यूनिट 1 ले लेते हैं और यहाँ पे यूनिट 2 ले लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर यूनिट 1 ले लेते हैं और यहाँ पे यूनिट 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें देखो कि हमने दिखाना है AR और MR 9, 10, 8, 10, 9, 10 और 9.5 और 10। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेम स्केल रखते हैं। सेम स्केल मतलब हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमने कहा जाना है, 8 से 10 जाना है ना 8 से 10। उधर जाना है हमने 9 से 10, तो क्या करते हैं, फॉल्स लाइन लगाते हैं। फॉल्स लाइन लगाया, 8, 8.5, 9, 9.5 और 10। ठीक, फॉल्स लाइन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। यहां पर भी हम क्या करते हैं, फॉल्स लाइन लगाया, 8, 8.5, 9, 9.5 एंड 10। तो बनाते हैं। फर्स्ट यूनिट पे फर्स्ट जब सेल किया, AR है 10, सो पहले मैं AR का बनाने वाला हूं। सो दिस इज माय AR पॉइंट फर्स्ट। अब सेकेंड यूनिट पे AR है 9, सो दिस इज माय सेकेंड पॉइंट। सो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, सो दिस इज माय AR कर्व। ठीक, अब अगर मुझे AR के साथ साथ MR भी बनानी है, तो देखो फर्स्ट यूनिट पे MR 10 है, सेकंड पे कितनी है, वो है 8, तो ये आ गया 8 का पॉइंट। सेकंड पे 8, तो ये बन गया, दिस इज माय MR। क्लियर। अब उधर बनाओ। अब वहां पर देखो, अब इधर अगर हम फर्स्ट पे जाएं, फर्स्ट पे AR है 10, सो फर्स्ट पे AR है 10, ये बन गया। सेकंड पे AR है 9.5, सो दिस इज द 9.5। अब इन दोनों को मिलाओ, दिस इज योर AR। अब अगर MR बनानी है,
तो MR फर्स्ट पे तो 10 है, सेकंड पे कितना है 9, सो दिस इज योर 0.9। अब इसको मिलाओ, सो दिस इज योर MR। अब आप दोनों के अंदर डिफरेंस देखो, आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है इस ARMR के अंदर और इस ARMR के अंदर। अभी आपको शायद डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएगा। मुझे बिल्कुल क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो ये स्टीपर है और ये क्या है, ये फ्लैटर है। अब याद करो जब हमने इलास्टिसिटी की बात की थी, इलास्टिसिटी के बेसिस पे कोई कर्व जो है वो जितनी ज्यादा स्टीपर होती है उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा कम होती है, और जो कर्व जितनी फ्लैट होती है उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेक कर लीजिए, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 में वो स्टीपर थी, इक्वल टू 1 में वो थोड़ी सी फ्लैट हो गई, और ग्रेटर देन 1 में और ज्यादा फ्लैट हो गई, और इन्फिनिटी में तो वो पूरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है। अब क्या है, अगर हम इन दोनों की इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करें, अब देखो ये आपकी इलास्टिसिटी यहां से कैलकुलेट हो सकती है। P कितना है 10, तो Q कितना है 1, P1 कितना है 9, तो Q1 कितना है 2। इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो, किसके बराबर है, माइनस लगाया डेल्टा Q डेल्टा P P अपॉन Q, माइनस लगाया Q1 माइनस Q P1 माइनस P P अपॉन Q। Q1 कितना है, Q1 is 2, Q is 1, P1 9, P 10, साथ में माइनस लगा हुआ है, इनटू P अपॉन Q 10 अपॉन 1। ठीक है, तो ये कितना हुआ यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, माइनस एज इट इज है 2 माइनस 1 1, 9 माइनस 10 माइनस 1 इंटू 10 अपॉन 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 10। तो इसकी इलास्टिसिटी आई 10। इधर चलिए, इधर प्राइस शुरू में कितना है 10, उसके ऊपर Q कितना है 1, बाद में P1 कितना है 9.5 और Q1 कितना है 2। अब इलास्टिसिटी निकालते हैं, ED माइनस लगाया डेल्टा Q डेल्टा P P अपॉन Q, माइनस लगाया Q1 माइनस Q P1 माइनस P P अपॉन Q, माइनस लगाया Q1 is 2 minus 1 P1 is 9.5 minus P is 10 into P is 10 and Q is 1, so माइनस लगाया 2 minus 1 upon 9.5 minus 10 minus 0.5 into 10 upon 1, माइनस माइनस कैंसिल, 0.5 को 10 से कैंसिल करेंगे तो 20, यानी इसकी इलास्टिसिटी 10 है, इसकी इलास्टिसिटी 20 है। देखो इसकी इलास्टिसिटी कम है तो ये क्या है, ये स्टीपर है, इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है तो ये क्या है, ये फ्लैटर है। सही हुआ। अब क्या है, अब आमतौर पे क्या होगा, अगर हम खाली टेबल देखें ना तो कंफ्यूजन रहती है। कंफ्यूजन क्या रहती है, वो कहता है अच्छा ये क्या है। अब इसमें देखो, जब मैं अब इसको कंक्लूड करने वाला हूं इस बेसिस पे कि इसमें इलास्टिसिटी का आंसर कम आया उसमें ज्यादा है ना, तो ये जो है ये है मोनोपोली। कैसे मोनोपोली है अभी बात करते हैं। ये जो है ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कैसे, क्योंकि याद करो जब हमने एक बात की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी की, उसमें हमने एक बात की थी कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। याद करो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, भी इलास्टिसिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसमें हमने बात की थी कि इफ देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ नियर सब्स्टिट्यूट्स, जो कमोडिटी आप बेच रहे हैं उसकी जगह पर यूज होने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो क्या होगा, अगर आपने अपनी कमोडिटी का प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ाया ना, लोग क्या करेंगे, आपकी कमोडिटी खरीदना बंद कर देंगे। वो कहेंगे कि तेरे जैसी ना पता नहीं कितनी कमोडिटी पड़ी है मार्केट के अंदर, तो अगर तूने थोड़ा सा रेट बढ़ाया हमने तेरी चीज खरीदनी बंद कर देनी है। मतलब तेरी कमोडिटी की जगह पे और बहुत सारी कमोडिटी अवेलेबल है। मतलब प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा तो डिमांड बहुत कम होगी, प्राइस में चेंज आएगा थोड़ा सा, डिमांड में चेंज आएगा बहुत सारा, मतलब इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। चेक करो 20 आ रही है। इधर आ जाओ मोनोपोली में। अब पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बहुत बढ़ा दे,
तो मैंने क्या कहा था, अगर रेट वो बहुत भी बढ़ा देगा, क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कटवा के कुछ और यूज कर लें? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. सो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स नहीं है. मतलब जो चीज आप परचेज कर रहे हैं उसकी जगह पर यूज होने वाली जो चीज है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसी पर्सन से ही चीज खरीदनी पड़ेगी. मतलब आप प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम तो करा लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पहले से कम यूज कर लेंगे, पर कितनी को कम कर लेंगे, जितनी आपने यूज करनी है, जहां पर वो रिक्वायर्ड है वहां पर तो आपको उसको यूज करना ही पड़ेगा. यू डोंट हैव अदर ऑप्शंस. सो वहां पर उस केस के अंदर जाके क्या होगा, इलास्टिसिटी जो है वो कम होगी, क्योंकि अगर उसने प्राइस बहुत ज्यादा भी बढ़ा दिया, आप डिमांड को ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके पास उस पर्सन की कमोडिटी को यूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. सो इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी. तो यहां पे 10 आएगी. तो इलास्टिसिटी कम है. क्यों कम है? क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है. मोनोपोली में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होते. इलास्टिसिटी ज्यादा आ रही है इस टेबल के बेसिस पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं. तो ये क्या है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो हो जाता है. अब इसलिए मैंने इसको कराया कि अगर हम खाली टेबल देखें ना तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि अच्छा देखो जी, ये तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हो सकता है. क्यों? उसको ना प्राइस 10 से 9 करना पड़ेगा, है ना. इसमें क्या है, ये तो मोनोपोली का है, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. आपने ये नहीं देखना कि प्राइस कितना कम किया, क्योंकि जब मैं इलास्टिसिटी मैंने कराई थी, मैंने कहा था इलास्टिसिटी को हम कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर जो है वो नहीं देखते. ये नहीं देखते कि प्राइस 10 से 9 हुआ कि 10 से 9.5 हुआ. हम हमेशा परसेंटेज चेंज देखते हैं. इसमें क्या है, अब सोचो, अब इसमें प्राइस उसने 10 से 9 किया अपनी डिमांड 1 से 2 कराने के लिए. इसमें उसने प्राइस 10 से 9.5 किया अपनी डिमांड 1 से 2 कराने के लिए. अब इसमें उसको मोनोपोली में बल्कि उसको प्राइस ज्यादा कम करना पड़ेगा. क्यों कम करना पड़ेगा? अब ये थोड़ी है कि मतलब पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो प्राइस अपना बहुत कम कर दे. तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खरीद लेंगे, आप ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करनी शुरू कर देंगे. यहां पर इलास्टिसिटी लेस है, कम आई है. कम आई मतलब क्या, कि अगर प्राइस वो बहुत ज्यादा भी कम कर देगा तो डिमांड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी. इलास्टिसिटी जो है मोनोपोली के देखो, मोनोपोली के अंदर 10 है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर 20 है. मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कंपैरेटिवली मोनोपोली के अंदर इलास्टिसिटी जो है वो कम होती है. कम होने का मतलब क्या, कि अगर वो अपनी डिमांड सेम बढ़वाना चाहता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कंपैरेटिवली, तो उसको अपना प्राइस ज्यादा कम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है. उसने थोड़ा सा प्राइस ही कम करना है बस. तो जो लोग उसके सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे थे वो सारे के सारे उसके पास आ जाएंगे चीज लेने के लिए. तो वो तो थोड़ा सा प्राइस कम करके भी अपनी डिमांड बढ़ा लेगा. अब इसमें तो सब्स्टिट्यूट है नहीं, ठीक है ना. अब ये तो है नहीं कि पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो एक कैंपेन चलाएगा कि एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लीजिए, एक फ्री, है ना. तो हम आप आइए हमारी ट्रेन पे चढ़िए, हम आपको साथ में चाय का कप भी देंगे. अब ऐसे तो कुछ होने नहीं वाला. सो इसलिए मोनोपोली के अंदर अगर डिमांड बढ़ानी है तो प्राइस क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कम करना पड़ेगा, ड्यू टू लेस इलास्टिक डिमांड. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होगा, देयर इज मोर इलास्टिक डिमांड. तो वो आपको यहाँ पे कर्व से दिख रहा है. ये कर्व जो है वो थोड़ी स्टीपर बन रही है, ये जो है वो थोड़ी फ्लैटर बन रही है. तो अगर आप बिना पॉइंट्स के भी इसको बनाना चाहें तो आप बिना पॉइंट के भी बना सकते हैं. बिना पॉइंट के कैसे बनाएंगे, उसके अंदर हम बहुत सिंपल वे के अंदर जो है वो इसको बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, तो अगर हम बिना पॉइंट से इसको बनाना चाहें तो मैं 2 डायग्राम आपको दिखाने वाला हूं यहां पर बनाकर. एक डायग्राम मैं मोनोपोली की बनाऊंगा, ठीक है. यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम AR और MR ले लेते हैं, ठीक है. यहां पर हम ले लेते हैं यूनिट्स सोल्ड. यहां पर भी हम एक और डायग्राम बना लेते हैं. यहां पर भी हम ले लेते हैं यूनिट्स सोल्ड, और यहां पर भी हम ले लेते हैं AR और MR, ठीक है. तो जब आपने मोनोपोली की बनानी है तो ये हम बना लेते हैं मोनोपोली की, और ये हम बना लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की. ओके,
सो एक मोनोपोली की हो जाएगी, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की हो जाएगी। तो इसमें आप क्या करना, इसमें आप ना जो एआर एमआर कर्व है वो ऐसे बनाना, लेट इट बी दिस इज योर एआर, ठीक है। अब देखो एआर जो है वो क्या हो रहा है, एआर फॉल कर रहा है, एआर कम हो रहा है। तो हमने क्या बात की थी, जब एआर कम होगा तो एमआर भी कम होगा, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर, एआर कम हो रहा है तो एमआर भी कम होगा, उससे ज्यादा कम होगा और उसके नीचे होगा, नीचे होगा तो मतलब क्या होगा, जो एआर कर्व है वो अगर फॉल कर रही है मतलब एवरेज रेवेन्यू फॉल कर रहा है। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही चीज होता है। अब प्राइस फॉल कर रहा है तो एमआर भी फॉल करेगा और उससे ज्यादा फॉल करेगा और उसके नीचे होगा, तो आपने एमआर कर्व जो है वो इसके नीचे बना देनी है ऐसे। ये मोनोपोली की है, ठीक है। अब अभी ये कैसे पता लगेगा ये मोनोपोली की है, ये तब पता लगेगा जब मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली बनाऊंगा उसके बाद, ठीक। अब ये कैसे, अब ये देखो ये मैंने ऐसे बनाई है। अब अगर मुझे फ्लैट कर्व बनानी है, फ्लैट, तो फ्लैट में क्या करना है, एक तो जब कर्व फ्लैट होती है ना तो वो ऊपर से शुरू नहीं होती, वो थोड़ा नीचे से शुरू होती है, क्योंकि फ्लैट होगी तो नीचे हो जाएगी, है ना। एक कर्व ऐसे, ये सपोज करो ये ऐसे है, मैंने इसको फ्लैट करना है तो मैं इसको ऐसे खींचूंगा, तो मैं इसको ऐसे करूंगा ना तो क्या होगा, जब ये इधर से ऊपर उठेगी तो इधर से नीचे भी तो जाएगी। तो जब आपने फ्लैटर कर्व बनानी है तो फ्लैटर कर्व के केस में ये मैंने देखो बहुत ऊपर से स्टार्ट की है, उधर आपने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोर इलास्टिक बनानी है तो उसको बहुत ऊपर से स्टार्ट मत कीजिएगा, उसको थोड़ा नीचे से स्टार्ट कीजिएगा और उसको थोड़ा फ्लैटर बनाइएगा, फ्लैटर। सो दिस इज योर एआर कर्व। अब इसमें भी एआर फॉल कर रहा है तो अब एआर कम हो रहा है तो इसमें एमआर भी कम होगा। तो अगर एआर फ्लैटर है तो क्या होगा, एमआर भी फ्लैटर होगी। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू, ये दोनों में क्या हो रहा है, दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसमें भी प्राइस और एआर कम हो रहे हैं, उसमें भी प्राइस और एआर कम हो रहे हैं, बट द डिफरेंस इज ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इसमें कम है तो ये क्या है, ये स्टीपर है, इसमें इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट्स अ फ्लैटर। और इलास्टिसिटी क्यों कम है, क्यों ज्यादा है, इट्स द ओनली रीजन इज द availability and non-availability of substitutes, क्योंकि मोनोपोली के अंदर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते, सब्स्टिट्यूट्स है नहीं, जो कम्युनिटी आप यूज कर रहे हो आपको वही यूज करनी पड़ेगी। उसने रेट बहुत बढ़ा दिया आप डिमांड कम नहीं करा पाओगे, उसने रेट बहुत कम कर दिया आप डिमांड ज्यादा बढ़ा भी नहीं पाओगे। इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ले लेना कि अगर रेट बहुत बढ़ गए तो क्या होगा, आप डिमांड बहुत कम नहीं कर पाएंगे, और अगर उसने प्राइस बहुत कम कर दिया आप इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा बढ़ा भी नहीं पाएंगे, एक लिमिट तक ही बढ़ाएंगे ना, ऐसे थोड़ी फैन और लाइट ऑन करके छोड़ के चले जाएंगे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है। अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया, थोड़ा सा, तो लोग क्या करेंगे, आपकी कम्युनिटी को छोड़ के दूसरी कम्युनिटीज पे चले जाएंगे, वो कहेंगे रहने दे, तेरे जैसी और बहुत चीजें पड़ी हैं, ठीक है, तेरे तू अपना रेट बढ़ाएगा तो हम तेरी चीज क्यों परचेस करेंगे। सो क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा बढ़ाया तो डिमांड बहुत कम हो जानी है, बट अगर प्राइस थोड़ा सा कम कर दिया तो लोग कहेंगे यार तेरी कम्युनिटी जो है वो दूसरों के कंपैरेटिवली हमें कम रेट पे मिल रही है, सो वी आर प्रेफरिंग योर कम्युनिटी। तो लोग क्या करेंगे, आपकी कम्युनिटी खरीदना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी है वो अपनी सब्स्टिट्यूट कम्युनिटी के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तो आपकी कम्युनिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ भी जाएगी। तो इसमें जो एआरएमआर कर्व है, देखो दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों में डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट डिफरेंस किस बात को लेके है कि जिसमें लेस इलास्टिक बनानी है और इसमें मोर इलास्टिक बनानी है। द डिफरेंस इज ओनली ऑफ द इलास्टिसिटी. So this is the AR and MR curve in monopoly and monopolistic competition market. So that's all for today. We'll meet again in the next lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much and all the best. क्योंकि जहां पर हमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वहां पर हमें उतनी इलेक्ट्रिसिटी तो यूज करनी ही पड़ेगी। मतलब अब ये तो है नहीं कि रात हो गया तो हम पूरी लाइटें बंद कर देंगे,
लाइट तो ऑन करनी पड़ेगी। अगर समर है तो हमें फ्रिज ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आपको एसी चलाना ही पड़ेगा, फैन आपको ऑन करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है। तो क्या होगा, अगर प्राइस बहुत ज्यादा भी चेंज हो जाता है तो डिमांड उतनी चेंज नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि जो डिमांड है वो क्या होगी, वो लेस इलास्टिक जो है वो होगी। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसके केस में हम बनाएंगे एआर और एमआर की कर्व। Okay, so that will be our next lecture. So we meet again in the next lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much.